और ये कौन सा पीरियड था? ये जो 2000, ये जो मैंग्रोव्स ऑफ द फ्यूचर प्रोग्राम तो वैसे हाँ। 2010 से शुरू हुआ था, लेकिन जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया था 2016 में ये जो एस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, तो हाँ। आप कब तक इसके साथ अटैच रहे? मैं तकरीबन 2017 तक इसके साथ, प्रोग्राम के साथ। तो शाह साहब कैसे देखते हैं आप? फॉरेस्ट तो वैसे भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, लेकिन डिवोल्यूशन के बाद आईजी की जो पोजीशन है वो थोड़ी, आपको लगता है कि वो जो पहले उसकी टीओआरस थे और अब में कुछ फर्क लग रहा है आपको? क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग थी, तो उस वक्त उसका मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान की एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, प्लस जो जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी, 4 रिक्वायरमेंट थी। एक फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक। आपने फॉरेस्ट रेफरेंस एमिशन। जी, और गुलाम कादिर शाह साहब के साथ हम बैठे हैं, जो कि इस वक्त चेयरमैन है क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के, और इससे पहले आईजी फॉरेस्ट रहे थे। उसकी ज़िंदगी की अर्ली डेज, उसकी स्कूलिंग, उसकी एजुकेशन, उसके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में आपके साथ शेयर किया। आइए ज़रा उसके कैरियर और आगे ले जाते हैं। अच्छा, तो फिर जब आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो दोबारा सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया? जी जी, वापस मैं फिर सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही आया था, ज़ाहिर है, मतलब क्योंकि वो हाँ, तो मैं परमानेंट जॉब थी आपकी। ऑफिशियली मैं गया था। ठीक। उसके बाद सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैंने डी एज अ डीएफओ काम किया है, मुख्तलिफ डिवीजन्स के स्टेशन पे। अंदर, ठीक। सोशल फॉरेस्ट्री में भी और एफॉरेस्टेशन में भी। ठीक। और फिर वहाँ से जो प्रमोशन मेरी हुई है, द कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। इंटरमीडियटली जो मैंने WWF के साथ थोड़ा एक उनका कोस्टल एरिया में काम था, मैंग्रूव्स और कोस्टल लाइवलीहुड्स पे काम था। वो EU फंडेड प्रोजेक्ट था, तो उसके अंदर भी मैंने काम किया। और फिर IUCN के साथ भी थोड़ी एसोसिएशन मेरी रही है, जिसमें एक रीजनल प्रोग्राम था IUCN का, मैंग्रोव्स ऑफ द फ्यूचर। तो वो उसको अच्छा, मैंने मैंग्रोव्स पे आपने किस पीरियड में काम किया? मैंग्रोव्स में तो शुरू से 2000, आप समझ समझ लेंगे, जब जब से WWF से मैंने ज्वाइन किया था, वहीं से मेरा मैंग्रोव्स के साथ सिलसिला शुरू हो गया था। और फिर वो कंटिन्यू रहा IUCN में भी। और शाह तो साहब, आप और मुझे भी, मैं फॉरेस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन फॉरेस्टर के साथ रह रह के और PFI में जॉब करके आधा फॉरेस्टर बन गया हूँ। जी जी। लेकिन जरा व्यूअर्स को ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में दो चार लाइनों में बताएं ना, सादा से। हाँ सर, व्हाट आर मैंग्रोव। मैंग्रोव जी फॉरेस्ट? जी और जी, मैंग्रोव फॉरेस्ट सर जो है ना, ये जो साहिल समंदर के साथ फॉरेस्ट होते हैं, पर्टिकुलरली उन एरियाज के अंदर जहाँ पे रिवराइन, कोई रिवर की एस्चुरीज होती है। अच्छा। और ये फॉरेस्ट जो है ना, उन्हीं इलाकों में ग्रो करते हैं, और जगह पे ये ग्रो नहीं करते हैं। और चूंकि उसी इलाके में या उसी हैबिटाट के अंदर वो अडेप्टेशन हो लेकिन गया है। इकोलॉजिकल उसकी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बड़ी इम्पोर्टेंस है, पर्टिकुलरली जो मैंग्रोव्स हमारे सिंध के जो हम्म। इंडस डेल्टा है, वहाँ पे उन क्रीक्स हैं, 17 क्रीक्स हैं इंडस डेल्टा की। जी। तो ये ज़्यादा 95% या 97% आपको इंडस डेल्टा के अंदर ही मैंग्रोव्स मिलते हैं। ठीक। और इम्पोर्टेंट इसलिए ये है कि ये एक तो कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक। इसकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वैल्यू दूसरे फॉरेस्ट के और मुकाबले में बड़ा बहुत एक अच्छा ज़्यादा है। प्रोजेक्ट चल रहा है सिंध उसका अभी जी जो जी, है। मैंग्रोव्स में वो अभी सिंध ने रजिस्टर किया है कार्बन प्रोजेक्ट। हम्म। और तीसरा जो है ना कि वहाँ पे जो ये जो मैंग्रोव एक्ट एज अ नर्सरी फॉर द श्रिम्प एंड फिशरीज। क्योंकि माहीगिरी से कोस्टल एरिया एरिया की जो कम्युनिटीज़ हैं, उनका ज़्यादा माहीगिरी के साथ हो। तो मैंग्रोव जो अर्ली फिश की ब्रीडिंग और श्रिम्प की ब्रीडिंग होती है, वो मैंग्रोव्स के अंदर होती है। ठीक। तो जहाँ जहाँ पे भी तो जिन जिन आपका रोल आईयूसीएन का फॉरेस्ट की तरफ से था, या आप आईयूसीएन के एम्प्लॉय के तौर पे नहीं, उनके मैं साथ? IUCN में एज नेशनल कोऑर्डिनेटर था अच्छा, मैंग्रोव। रिकॉर्डेड थे यहाँ से? एक रीजनल प्रोग्राम था। अच्छा। तो उसके अंदर वो 10 ममालिक के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा था। ठीक। तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ ठीक। पे ये 2010 से ये प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था। तो मैंने फिर उसमें एज नेशनल कोऑर्डिनेटर काम किया था। तो इसके अंदर बेसिकली एम ये था मैंग्रोव इकोसिस्टम का, कोस्टल इकोसिस्टम ठीक। पे था, जिसमें फिशरीज भी थी, मैंग्रोव्स भी थी, कोस्टल वेस्ट मैनेजमेंट भी थी। तो तमाम मल्टीपल उसके जो एरियाज ऑफ वर्क थे। ठीक। तो उनके अंदर फिर मैं रीजनल प्रोग्राम था। और एक ग्रांट्स प्रोग्राम था उनका, जो मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर का, मीडियम और स्मॉल, मीडियम और
लार्ज ग्रांट्स का प्रोग्राम था इंक्लूडिंग रीजनल ग्रांट्स, वो मैं ओवरसी कर रहा था। और उसी प्रोग्राम के तहत फिर जो क्योंकि उसकी एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज उसको हेड करती थी, लेकिन उसके अंदर जो कोस्टल स्टेक होल्डर्स तमाम थे, सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के, इंक्लूडिंग पाकिस्तान नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ईपीएस जो दोनों सूबों के, प्राइवेट सेक्टर के कुछ थे, यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिया। तो वो एक होलिस्टिक बॉडी है जो अभी तक भी मतलब चल रही है। तो वो प्रोग्राम का समझे कि सेक्रेटरी भी मैं था। अच्छा। उस प्रोग्राम के तहत फिर जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के तहत जो पाकिस्तान का जो पहला मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया बना था, वो बेसिकली उस प्लेटफॉर्म की जो काविशों से बना था, क्योंकि वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स थे और फिर मिलके हमने जो है ना कहा और कि ये कौन सा पीरियड था? ये जो 2000, ये जो मैंग्रोव्स ऑफ द फ्यूचर प्रोग्राम तो वैसे हाँ। 2010 से शुरू हुआ था, लेकिन जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया था 2016 में ये जो एस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, तो हाँ। आप कब तक इसके साथ अटैच रहे? मैं तकरीबन 2017 तक इसके साथ, प्रोग्राम के साथ था। उसके बाद फिर मैं वापस चला गया था फिर लेकिन फिर डिपार्टमेंट। आप रेड प्लस में कैसे हवाले से रहे? रेड प्लस में फिर ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम था, और उसमें बेसिकली ये रेड प्लस रेडीनेस की एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए था। थोड़ा तो शाह साहब मिनिस्ट्री हमारे ने, व्यूवर्स को ये भी सादा अल्फाज में बताना पड़ेगा रेड प्लस क्या है। अच्छा, रेड प्लस ये था कि जी जो यूएनएफडब्ल्यूसी के अंदर मतलब जो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस है ना, जी। तो ये देखा गया कि जो 11% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ग्लोबली जो है, दे कम फ्रॉम फॉरेस्ट्री सेक्टर, ठीक। और उसमें डिफोरेस्टेशन और डेग्रेडेशन वर मेन कंट्रीब्यूटर्स, और पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्री। तो चूंकि फॉरेस्ट आपको पता है केपी में या दूसरी जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी फॉरेस्ट है, वहाँ पे मकामी लोगों की एक डिपेंडेंसी होती है उन फॉरेस्ट पे फॉर फ्यूल डेफिनेटली। वुड, और वो ज़ाहिर है वो उनकी नीड्स भी होती हैं। तो उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन भी होती है, डिग्रेडेशन भी होती है। तो ये प्रोग्राम कंसीव हुआ कि किस तरह से कोई अल्टरनेट लाइवलीहुड इंसेंटिव्स क्रिएट किए जाए, फॉरेस्ट पे प्रेशर कम हो जाए, ताकि जो है वो फॉरेस्ट को, अगर आप जितना हद तक डिफोरेस्टेशन और डिग्रेडेशन को कम करेंगे, ठीक। उसके अगेंस्ट एक सर्टेन कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करेंगे आप, जिसकी एक वैल्यू होगी, और उस वैल्यू को से आपको कैश इंसेंटिव मिलेंगे, ठीक। जो कि उन मकामी। आप किस पोजीशन पे काम कर रहे थे इस प्रोग्राम में? मैं उस प्रोग्राम में नेशनल कोऑर्डिनेटर था। नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो उसमें बेसिकली ये था कि पहले हमारे पास कोई फॉरेस्ट की डेफिनेशन नहीं थी। वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन बनी, हमारे पास कोई इंटरनेशनल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड के फॉरेस्ट को, क्योंकि रेड प्लस के अंदर ये है कि जब आप कोई भी फॉरेस्ट की असेसमेंट करेंगे, तो एक तो पहले आपने बेसलाइन असेसमेंट करनी है कि यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा जो सेट करते हैं, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट रेफरेंस एमिशन लेवल, कि हिस्टोरिकली आपके फॉरेस्ट से किस हद तक ऑन एवरेज एमिशंस हुई हैं, और आगे अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो फ्यूचर प्रोजेक्शन में क्या होंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम हो, और वो फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी वो जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो आईपीसीसी की गाइडलाइंस हैं 2006 की, उसके अंदर वो पूरे पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं कि जी आपने फॉरेस्ट को किस तरह से मॉनिटर करना है टू एस्टेब्लिश फॉरेस्ट रेड रेफरेंस। प्लस का प्रोग्राम अब भी है? चूँकि ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग थी, तो उस वक़्त उसका मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान की एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, प्लस जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी, 4 रिक्वायरमेंट थी। एक फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, आपने फॉरेस्ट रेफरेंस एमिशन लेवल सेट करनी है, बेस लाइन जो बेसिकली आपकी कि हिस्टोरिकली आपकी क्या एमिशंस रही हैं और आगे क्या होंगी। सेफगार्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा कि जी किस तरह से अगर कोई आप आगे कोई रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कम्युनिटीज़ या लोकल जो सेफ गार्ड्स हैं उनको किस तरह से आप जो है ना, कैनकून के सेफ गार्ड्स हैं उनकी कैसे। कौन सी थी? और चौथी थी नेशनल रेड प्लस स्ट्रेटजी, कि आपके पास स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान है को आपके जो फॉरेस्ट जो इस पोजीशन में शाह साहब आप कब से कब तक रहे?
ये प्रोग्राम 2019 से ये मैंने ज्वाइन किया था, 2019 से लेकर और 2022 तक ये कंटिन्यू रहा था। और फिर आप जो फॉरेस्टर के लिए एक बड़ा प्रेस्टिजियस हाँ। पोजीशन है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, जी जो बिल्कुल। पावरफुल तो नहीं है लेकिन एक प्रेस्टिजियस जी आप जी 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 उसमें फिर ये फिर है अच्छी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट मैं की पोजीशन पे आ जी गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट की पोजीशन पे वो एक प्रोसेस होता है और रोटेशनल बेसिस पे डिफरेंट सूबों को सुबह से जाता है। ठीक। तो उस वक्त चूंकि सिंध का था टर्न, तो सिंध फिर मैंने वो थ्रू आईजीएफ आप कितने अरसे के लिए रहे? मेरा ज़्यादा अरसा नहीं था आईजीएफ का, तकरीबन 2-2.5 साल के करीब मैं आईजीएफ रहा हूँ, 2022 से तकरीबन मिड। अच्छा शाह साहब, कैसे देखते हैं आप, फॉरेस्ट तो वैसे भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, लेकिन डिवोल्यूशन के बाद आईजी की जो पोजीशन है वो थोड़ी, आपको लगता है कि वो जो पहले उसकी टीओआरस थे और अब में कुछ फर्क लग रहा है आपको, या वही क्या पोजीशन है आजकल आईजीएफ पोजीशन की, क्या टीओआर है? नहीं, असल में ये मिसकंसेप्शन है कि डिवोल्यूशन की वजह से आईजीएफ की पोजीशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, ठीक है ना, डिवोल्यूशन 18th अमेंडमेंट की जो डिवोल्यूशन हुई थी उसके अंदर फॉरेस्ट तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट डिवॉल्व हुआ था। फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट प्रोविंशियल तो सब्जेक्ट है, हिस्टोरिकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक। और आईजीएफ की पोजीशन ये अभी की नहीं है, ये तो हिस्टोरिकल पोजीशन है। 1876-77 से ये पोजीशन अच्छा। अंग्रेजों के जमाने में जब ये कंबाइंड यूनाइटेड पाकिस्तान इंडिया था उस जमाने से थे। अच्छा, तो वो ये तो उस क्योंकि बाद में ये स्टेट्स और फिर प्रोविंसेस बन गए, तो जाहिर है कोई नेशनल लेवल पे, चूंकि जब आप इंटरनेशनल कोई कन्वेंशंस को साइन करते हैं या डील करते हैं तो आपके लिए एक नेशनल फोकल पॉइंट होना चाहिए, या नेशनली आप रिपोर्ट करते हैं उन Definitely, कन्वेंशन के। ठीक उसके लिए ज़रूरी है कि आप सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करें, ठीक। और जो डेटा है रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री या जो फॉरेस्ट की प्लानिंग है नेशनल लेवल पे, वो आप जो है ना सूबों के साथ मिलके कोई करें, तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह या आते हैं, डोनर्स इंटरनेशनल आते एग्जैक्टली, हैं, ठीक। तो वो कोऑर्डिनेशन के लिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक पिवटल रोल प्ले करता है ठीक, बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, एंड द प्रोविंसेस। ठीक, तो ये हिस्टोरिकली रही है, ठीक। तो इस पोजीशन की बड़ी अहमियत है। और आईजीएफ की पोजीशन कोई 15-16 कन्वेंशंस हैं जो, या एग्रीमेंट्स हैं जिनको वो जिसकी रिपोर्टिंग या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि आईजीएफ की पोजीशन सिर्फ फॉरेस्ट तक महदूद नहीं है, अच्छा, वो बायोडाइवर्सिटी को भी, उसमें कन्वेंशंस को भी देखता है, ठीक। इसी तरह जो वेटलैंड्स हैं उनको भी देखता है, अच्छा, जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स हैं वो भी आईजीएफ के डोमेन में फॉल करते हैं। तो ये एक एंडेंजर हाँ स्पीशीज की जो हाँ कन्वेंशन वो है वो भी, उसमें तो ये तमाम जो डोमेन्स हैं वो आईजीएफ ही ऑफिस ही उसको ओवरसी करता है। और इसमें चूंकि ये सूबाई सब्जेक्ट्स हैं तो फिर सूबों के साथ रवाबित और सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन, पर्टिकुलर डेटा कलेक्शन, कोई ऐसे इश्यूज आ जाए जिसमें कोई जॉइंट प्लानिंग सूबों के साथ मिलकर करनी है, जिस तरह आपने कहा कि जी इंटरनेशनल फंडिंग वगैरह, तो उनको एक्सप्लोर करना, या जो इस तरह के इनिशिएटिव रेड प्लस का जिस तरह इनिशिएटिव था, ठीक, तो वो भी ज़ाहिर है सूबों के साथ ही आपने फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम मिलके बनाना था। ठीक। तो वो हमने फिर जो है ना मिलके उन सूबों के साथ ये अपना जो फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए हैं, नेशनल रेड प्लस स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, क्योंकि सूबों के बगैर आप जो है ना आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और पोजीशन। 2024 में रिटायर हो गए, 25 जी जी, में? मैं मिड 2024 में मैंने रिटायर किया था आईजीएफ की पोजीशन थे। तो उसके बाद फिर ये नई जो क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी इस पे तो जरा सरकार ने तफसील से बनाई है, बात करते हैं इस पे अलग तो से, जो है ना, क्योंकि आजकल क्लाइमेट जी चेंज जी जी अथॉरिटी के दो हमारे जी लास्ट जी नाइट जो यूएन असेंबली में हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब तो कहते हैं ये कुछ नहीं, लेकिन हाँ नहीं बड़ी तफसील से उस पर बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। जी जी।